बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ और सबसे पहले कुछ बाहर की सूरत हाल, मौजूदा हालात जो कि फेवरेबल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और इसकी वजूहात क्या हैं जी? हमारी ही बेहतियाती है। एक बार फिर से जिस चीज़ का ख़तरा था अब वो बढ़ता चला जा रहा है। कोविड पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि एक हफ़्ता पहले हम कह रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे यहाँ केसेस मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन हर रोज़ के तकरीबन हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 30 केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, जो अब एक बार फिर से 194 तादाद एक ही दिन में रिपोर्ट हुई है। यानी खतरा एक बार फिर से मंडलाने लगा है। ये एक दिन में अगर 194 अफराद जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों ने अब गैदरिंग्स में जाना है, मवेशी मंडियों का रुख करना है, ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख करना है, बच्चों की शॉपिंग करनी है। तो अब ये किस तरह से तेज़ी से नंबर जो हैं बढ़ सकते हैं, आप ही इनको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपने अगर घरों से बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी जाना है, तो ज़रूरी सिर्फ ये चीज़ है कि आप लोग SOPs को फॉलो करें और कम टाइम के लिए बाज़ार जाएं। वो टाइम सेलेक्ट करें जब आपको लगता है कि रश ज़्यादा नहीं होगा और रश वाली जगह पर जाने से भी गुरेज करें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि हालात बेहतर रहें और इसी तरह से रौनकें बहाल रहें। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आगाज़ में सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर क्या है मैं आपको बताती चलूँ जी। मॉल रोड पर यू टर्न बनाकर सिग्नल फ्री किया जाएगा। मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ज़िले इंतज़ामिया को भिजवा दी गई। शहर के टीचिंग अस्पतालों में बदतरीन इंतजामी बहरान, एडहॉकिज्म के तहत निजाम चलाया जा रहा है। गैस प्रेशर बढ़ाने का मेगा प्रोजेक्ट, महकमों की सर जंग की नजर। और शहर में गैर इलानिया लोड शेडिंग और बिजली की तवील बंदिश। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि लाइट ना आ रही हो तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं। सीरियसली हालात इस तरह के हैं कि वाकई आप आमिर भाई परेशान होकर रह जाते हैं। घर से निकले वही मसाइल, दफ्तर आए तो कल तो दफ्तर में भी लाइट बहुत ज़्यादा आ जा रही थी तो मैं परेशान हो रही थी कि किस कदर परेशानी है। ना मुस्कुराते रहें। मेरा ख्याल है तमाम परेशानियों का हल यही है कि आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को रखें। अगर आप परेशानी लेके ऑफिस में रहेंगे तो ऑफिस वाले कुलीग आपसे परेशान रहेंगे। हाँ। घर में जाएंगे तो घर वाले परेशान होंगे। तो क्या अच्छा नहीं है कि हम लोग जो हैं मुस्कुराते रहें। मुसीबतें, ये महंगाई, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको इसी तरह से गुजारना। लेकिन आमिर भाई एक लिमिट क्रॉस कर जाए ना तो फिर बंदा अंदर से ही खत्म होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा परेशान रह रहे कि अगर आप दुनिया को अपनी परेशानी नहीं दिखाते हैं तो आप खुद अंदर से अंदर जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो मारना शुरू कर देते हैं। और वाकई ऐसा होता भी है। हाँ, ऐसा होता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप अल्लाह से रुजू कर लें तो अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं कि आप जब ये सोच लेते हैं ना कि आपकी मुश्किल का हल सिर्फ उस जात के पास है तो खुद ब खुद आप थोड़ा सा रिलैक्स। आपको आज का वाकया सुनाता हूँ। आज मेरे साथ सुबह हुआ। सुबह जब फजर का वक्त था तो उस वक्त हमारी बिजली अचानक से फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई। यानी वो बहुत कम हो जाती थी। एयर कंडीशन, पंखा सब बंद हो गए। लाइट्स ऐसे लग रही जल जाएगा सब। मैं उठा, जल्दी से फ्रिज बंद किया, AC को बंद किया और वज़ू किया और अल्लाह को याद करते हुए मस्जिद पहुँच गया। मस्जिद में जो एक साहब बैठे थे वो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, राना सुहेल साहब। तो मैंने जाके ना बिजली का वो देखा जो पैनल लगा होता है। कहते क्या देख रहे हो? मैं कहा घर की बिजली इस तरह से हुई है। कहते अच्छा आप नमाज़ पढ़ो। मैंने वो अपने सुनते अदा करनी शुरू की। उन्होंने फ़ोन कर दिया और जब मैं नमाज़ ख़त्म करके आया तो बंदे बाहर थे करके। और वो कहते जी कुछ नहीं हुआ था, वो असल में ट्रांसफार्मर से मसला था, डी एक लूज़ थी, हमने डी ठीक कर दी। तो अल्लाह ताला बसा औकात आप अगर शुक्र अदा करते हुए मसले को कोई बड़ा मसला ना समझते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करें तो अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देते हैं। बिलाशुबा आपने ठीक कहा कि जी अगर आप मसले
के समझ के अल्लाह ताला से रुजू करें तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं एक दफ़ा फिर से आमिर भाई कोविड की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करना चाह रही हूँ। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, 194 केस एक दिन में, क्या कहेंगे? लोग तो एहतियात नहीं कर रहे। कल तो मैं शाहपुर कांजा मवेशी मंडी के हालात देख के, और उस रास्ते से जो लोग आ रहे थे सब कह रहे थे कल वहाँ बुरी तरह ट्रैफिक जैम थी। कल मैंने भी वो जो हालात आप कह नहीं, मैंने भी देखे। आपने तो एक मंडी के देखे, मैंने सारी मंडियाँ, मेरे पास सारी खबरें आ रही होती हैं, तो रश भी देखा, लोगों को भी देखा। तो मुझे यकीन करें, मुझे इनलीगल मंडियाँ जो हैं वो एक नेमत लगना शुरू हो गई। मैं सोचने में आ गया, मैंने कहा यार ये जो इनलीगल मंडियाँ हम कहते हैं ये हैं तो गैर कानूनी, लेकिन ये देखें शहर में मुख्तलिफ जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं और मंडियों में बहुत ज़्यादा लोग हैं, रश है, और लोग एहतियात नहीं करते हैं। फिर कमिश्नर साहब खुद मास्क बांट रहे हैं लोगों को, इसके बावजूद लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। जब तक ये लोग, मैं अभी यूरो कप का फाइनल हुआ, इंग्लैंड जैसी सूरत हाल में जहाँ पे हज़ारों लोग शिकार हुए, ये इंडियन वायरस वहाँ पे गया, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इख्तियार से आज इस काबिल हो गए कि लाखों लोग जो हैं वो मैच देख रहे थे। स्टेडियम के अंदर 1 लाख के करीब लोग थे, स्टेडियम से बाहर लोग थे, और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लोग बैठे हुए थे स्क्रीन लगा के। खौफ नहीं था क्या वहाँ पर? नहीं, उन्होंने एहतियात इतनी की है, उन्होंने वैक्सीनेशन इतनी करा ली है कि अब उनको जो है ना उस चीज़ में से निकल गए हैं। अभी मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान की गुफ्तगू सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जिस किस्म का भी वेरिएंट है आपके पास वैक्सीनेशन के अलावा हल कोई नहीं है। मैक्सिमम लोग जब तक वैक्सीनेट, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बंद करे जा रहे हैं। नहीं, बंद तो नहीं लेकिन ये है कि यहाँ पर लोग भी वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। अभी तक लोगों को हम ये समझा नहीं पाए हैं कि भाई ये आपकी सेहत का मामला है और ये एक चांस है जो आप लोगों को मिला है वैक्सीनेशन के ज़रिए इस कोरोना पर काबू पाने का। आप उससे भी रिलक्टेंट हैं, उससे भी आप डर रहे हैं, फिर आप मास्क पहनने को तैयार नहीं हैं। आपको मास्क दिया जाए तो आप कहते हैं शायद इससे दम घुट रहा है, सांस ऑप्शंस घुट रहा है। वैक्सीनेशन की है ना, उस पे भी लोग बहुत घबरा रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर अमल करके लोग कह रहे जी साइनोवेक की लगवानी है, ये वाली वैक्सीनेशन ही लगवानी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जी हम वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं क्योंकि दूसरी नुकसानदेह है। इस चीज़ों में भी जो अभाम है वो दूर करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है मैं इस मामले में जो है मैंने भी राब्ता किया, मैंने खुद को वैक्सीनेशन कराना था तो किया। मुझे जो सब तरफ से जो आई उन्होंने कहा जी साइनोवेक जो गवर्नमेंट लगा रही है बेहतरीन है। बेहतरीन है। अब मुझे बताएं इसमें अब पाकवेक आ गई है, हाँ जी बिल्कुल, अब हमारे अपने लोगों की तैयार करता है, तो उसमें आपको कोई, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। मैंने भी खुद को वैक्सीनेशन कराया, मेरे साथियों ने भी कराया, हमारे दफ्तर के तो मोस्टली लोग अब वैक्सीनेटेड हो गए। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि लोगों के जो शुबहात हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। हमें खुलकर सामने आना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने फैमिली के, अपने मोहल्ले वालों को, सबको कहना चाहिए। और मैं तो अब ये कहता हूँ दूसरों के लिए, अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं बताएं लोगों को। अन्ना मैं तो कहता हूँ कि जो जिसके साहब को आप बुक करें उससे कहीं पहले वैक्सीनेशन कराइए तूने, भाई मेरे बकरे को कोरोना ना करा दे लेकिन उसको जो है उसकी वैक्सीनेशन होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा कहेंगे तो मेरा ख्याल है वो कहेगा यार ये इससे तो गाहक में भी फ़र्क आता है। जिससे आप गोश्त खरीदते हैं, जिससे आप सब्ज़ी लेते हैं, जिससे आप किराने का सामान लेते हैं, उससे पूछे जाके उस स्टोर पे जाएं, उससे कहीं भाई तुमसे मैं चीज़ ले रहा हूँ, तुमने वैक्सीनेशन कराई है, कहाँ है तुम्हारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये सारा गवर्नमेंट पे, सारा कमिश्नर पे, डीसी पे, क्या इन्हीं पे प्रेशर है कि वो ये सारे काम करें। हम अपनी सतह पर, लोकल सतह पर ये काम कर सकते हैं। मेरी गली में आइसक्रीम बेचने वाला अगर आता है साइकिल के ऊपर और उसका म्यूज़िक लगता है, मुझे उसको रोक कर पूछना चाहिए, मैं अपनी बेटी के लिए, आमना के लिए आइसक्रीम लेना चाहता हूँ, भाई तुमने वैक्सीनेशन कराई है? मैं तेरे हाथ से ले रहा हूँ चीज़, तेरे हाथ में पैसे दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, रोटियों वाले के पास जाऊँ मैं उससे पूछूँ। इसी तरह से हम लोग अगर पूछना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सारा मामला जो है, आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे और वो लोग जो कि वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि भाई ये चीजें हमने करानी है, ये जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा है। ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो मॉल रोड की बात करेंगे। यू टर्न बनाकर सिग्नल फ्री किया जाएगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, कितना जरूरी ये मंसूबा है, मॉल रोड की ट्रैफिक कैसे संभल सकेगी, मकसद इसका असल में क्या है, इस पे हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। एक यू टर्न मान नहीं है जी, यहाँ पे 4 यू टर्न बनाने की बात की जा रही है। आमिर भाई आप मुस्कुरा रहे हैं और बात भी मॉल रोड पे की जा रही है, क्या कहेंगे? दी मॉल के ऊपर बात की जा रही है
और यू टर्न की जब बात आती है तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है और हम पता नहीं बिला वजह मुस्कुरा देते हैं। और यू टर्न कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। 4 यू टर्न एक साथ आमिर भाई। और 4 यू टर्न हमने इससे भी ज्यादा यू टर्न देखे हैं। बिल्कुल। और इस नस्ल ने ये कह सकती है कि सबसे ज्यादा यू टर्न देखने वाली नस्ल है। बिल्कुल। अभी माल रोड पे बात करते हैं। आप मेरे अब ज़हन जो है ना उल्टा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माल रोड पर यू टर्न की अशद ज़रूरत है। लेकिन ये जो हमारे यू टर्न बनाने वाले डिज़ाइनर्स हैं, ये जो रोड इंजीनियर्स हैं, इनको बिल्कुल यहाँ से मेरे ख्याल दिमाग से खाली लोग होते हैं। हमने देखा है जो जेल रोड के साथ हुआ। आप अब आ गए ना। बिल्कुल। इन्होंने कनेट कॉलेज के गेट पे यू टर्न को खोल दिया और आज तक वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस दिन खुली होती है उस दिन वहाँ पे ट्रैफिक का इतना बोझ होता है कि लंबी कतारें लग जाती हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं कि कौन सा आपका दिमाग था कि आप उसको सिर्फ चंद गज दूर लेके जाते और आप उसमें जो है जो GOR का टर्न है उससे ज़रा पहले उसको टर्न कराते ताकि GOR वालों को भी प्रॉब्लम ना होती, कनेट वालों को भी प्रॉब्लम ना होती। आप पता नहीं किस जहन से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करते हैं। अभी माल रोड पे जिस पे इर्द गिर्द बहुत कंजस्टेड एरियाज हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हिस्टोरिक वैल्यू बहुत है। बिल्कुल। और जिन चौक्स का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर आप ये यू टर्न बनाएंगे, इस पर आपने पहले जब ऑरेंज ट्रेन गुजारी है तो उस वक्त कितना नुकसान हुआ है और उसके ऊपर अब जब यू टर्न बनेगा तो इन बिल्डिंग्स को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा। अच्छा आमिर भाई, ये चौक बंद करके ऑल्टरनेट के तौर पे यू टर्न आ रहे हैं, इससे ट्रैफिक नहीं डिस्टर्ब होगी? नहीं, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होती है। देखें एक चीज़ समझे, सिर्फ हमने पैदल सफ़र करके इस यू टर्न को क्रॉस नहीं करना है। गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, रिक्शा पे हमने करना है। ये गाड़ी अगर चंद गज दूर जाके भी यू टर्न ले लेगी तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उसकी डिज़ाइनिंग सही नहीं करेंगे, अगर आप हाई कोर्ट वाला यू टर्न माल रोड उसके हाल रोड के मुंह पे आके खोलेंगे तो ट्रैफिक तो डिस्टर्ब होगी, फिर लंबी कतारें तो लगेगी। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की ज़रूरत है। फिर एक चीज़ और, माल रोड पर दरख्त बहुत कीमती हैं, बहुत पुराने हैं। पीपल के वो दरख्त जो हैं उनकी मैं समझता हूँ कि सैकड़ों साल हिस्ट्री है और उस पर कामरान लिशारी साहब का बहुत ज़बरदस्त काम है। वो सब दरख्तों को गिना करते थे, उनको सब दरख्तों की एजेस याद थी। अभी पता नहीं वॉल सिटी पे वो काम करें तो वो माल रोड को कहीं भूल ना गए हों, लेकिन मेरा ख्याल है उनको याद होंगी चीज़ें। तो इनसे रब्ता करना चाहिए। इन दरख्तों को कैसे बचाया जाएगा? ये नहीं है कि आपने रात को सोए हुए सुबह उठे और आपने कह दिया कि माल रोड पर यू टर्न बन जाएंगे 4 और ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। यू टर्न बनने से भी ट्रैफिक का मसला बनते देखा है हमने जेल रोड के ऊपर। हमारा ऑफिस था बिल्कुल यू टर्न के ऊपर। सिग्नल फ्री एक बार फिर एक रोड को किया जा रहा है। आगे जिन रोड्स को सिग्नल फ्री किया गया, हम उनका एक्सपीरियंस अभी भी भुगत रहे हैं। ट्रैफिक का मसला फिर हल नहीं होगा। देखिए, आप यहाँ ट्रैफिक का हल निकाल रहे हैं। सिग्नल फ्री ही करना जो है मैं समझता हूँ ट्रैफिक के मसले का हल है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर करें। आप मुल्तान रोड पर सिग्नल फ्री बनाएं, आप वहदत रोड पर सिग्नल फ्री बनाएं जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत लोड है। इलामा इकबाल रोड जो है उस पर ट्रैफिक का बहुत फ्लो है। माल रोड पे भी बनाएं, लेकिन प्रॉपर डिज़ाइनिंग करें। और अगर आपको नहीं आती है ये टीपा और जो इस तरह के इदारे हैं, अगर उनको नहीं आती है तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। जो काम आपको नहीं आता आप कहें जी बाहर से कंसल्टेंट हायर करें जो हमें डिज़ाइन करके दे दें, उसकी डिज़ाइनिंग के तहत हम जो है इसको करेंगे। माल रोड का मसला ये है कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया एक तजवीज़ आई थी शहबाज शरीफ के दौर में जिसमें कहा गया था कि जी असम्बली के बाहर जो है एक ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए और उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा और ट्रैफिक भी वहाँ पे खड़ी नहीं होगी और सिक्योरिटी का मसला भी हल होगा। तो इनकार कर दिया गया था कि इसके इर्द गिर्द शादीन बिल्डिंग है, अल्फला बिल्डिंग है, फिर वाबडा हाउस है, फिर ख़ुद पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है, सीमेंट मीनार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस एक ब्रिज से ख़त्म हो जाएंगी, यानी उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और इससे नुकसान ज़्यादा होगा फ़ायदा होने की निस्बत पे। तो आपको ये सोचना है कि आपने इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करनी है कि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो भी बेहतर हो और जो इसकी हिस्टोरिक वैल्यू है दी माल रोड की, मैं इसको खाली माल रोड नहीं कह रहा हूँ सॉरी, लेकिन ये दी माल रोड में इसको कहता हूँ। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मॉडल रोड था और मॉडल रोड है अभी भी। इसको पूरी दुनिया में इसी तरह इसी नाम के साथ जाना जाता है। तो इसके लिए आपको जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए खुदारा क्योंकि अगर आपको बाहर से भी कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है। जैम के मुतहम्मिल नहीं है। आपकी जितनी हसास बिल्डिंग्स हैं मॉल रोड पर हैं, आपके जितने बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं नाम भर इस रोड पर हैं। यहाँ पर अगर आपकी प्लानिंग थोड़ी सी भी ख़राब होती है
अगर यू टर्न्स आपने गौसुल आजम रोड की तर्ज पर ही बना दिए तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ट्रैफिक का ये मेन आर्टरी है लाहौर की, बिजनेस की भी, और यहीं से आपको पता है बिल्कुल हाल रोड भी इधर ही है, फिर पैनोरामा सेंटर है, फिर माल रोड की अपनी जो शॉप्स हैं, फिर सदीक, बहुत सारी चीज़ें जो है ये माल रोड से वाबस्ता हैं और बहुत सारे रास्ते के साथ लिंक करते हैं। अगर आपने म्यू हॉस्पिटल जाना हो या आप जो भी नाम लेते हैं, अंदरून शहर भी जाना है, क्रॉस आपको माल रोड ही करना पड़ता है। गवर्नर हाउस भी जाना है तो माल रोड से जाना है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग जो है अगर आपसे नहीं हो पाती है तो मेरे एक दफ़ा फिर ये तजवीज़ है कि बाहर से चाहे कंसल्टेंट हायर करें, लेकिन खुदारा इसको गौसल आजम रोड, जिसको हम पुराने वक्तों में जेल रोड कहा करते थे, उस तरह की डिज़ाइनिंग ना कीजिएगा। और जो कंसल्टेंट हायर करें उससे मुल्तान रोड को भी करवा लें, क्योंकि वहाँ भी ट्रैफिक का बहुत लोड हो गया। मैं रोज गुजरता हूँ अपनी बात भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। आप जाते जाते कह रहे हैं कि चले जी ये भी हो जाए। पहले एक और मंसूबे का जिक्र कर लेते हैं। वैसे जो मंसूबे भी चल रहे हैं आमिर भाई, मैं तो दुआ गो वो टाइम पे खत्म हो जाए। अभी लोगों को उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने उन रास्तों से आना होता है, फिरोजपुर रोड से या फिर जो आपके अंदरून शहर की तरफ एक मंसूबा चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक के मसाइल, शेरावाला गेट का मैं जिक्र कर रही हूँ, लोगों को इन 2-3 मंसूबों की वजह से शाकाम चौक फ्लाईओवर ये टाइम पे मुकम्मल हो जाए तो फिर ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं आमिर भाई। नहीं, अभी तो क्रीम ब्लॉक वाला बनना है, फिर ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाला शुरू है काम, तो मंसूबे जब शुरू होंगे तो बन भी जाएंगे। 1 साल के लिए परेशानी होगी, चले 6 माह ऊपर लगा लें, चले। आमिर भाई वक्त में मुकम्मल होना बहुत मुश्किल काम है। वो मैंने यही कहा कि इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को देखते हुए 6 माह ऊपर लगा ले। आपके सामने एक मंसूबा हमने देखा है कब कितनी देर में मुकम्मल हुआ और उसका नतीजा भी जो है अभी भुगत रहे हैं। खैर, एक और मंसूबे का यहाँ पे जिक्र किया गया है। चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा लटकने का खदशा है। महकमा पीएनडी और महकमा खजाना का यूनिवर्सिटी बनाने की समरी पर एतराज। कितना जरूरी है मंसूबा है और एतराजात क्यों लगाए गए हैं? ये देखिए, चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है इसका बिल पास हो चुका है। अभी महकमे जो मर्जी कहते रहे, ये बनेगी और ये बननी चाहिए, बहुत जरूरी है। बच्चों के इलाज के लिए लोग बहुत दूर दराज से सफ़र करते हैं और उसके स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत ही कम है। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, मैं और वहाँ रश नहीं देखिए, मैं इस शहर का एक आम बासी हूँ, इसके बावजूद मेरे पास अपने कोलीग्स ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फलां शहर से बच्चों के इलाज के लिए लोग जो हैं वो लाहौर आए हैं, बराए मेहरबानी किसी की सिफारिश करा दें, बराए मेहरबानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किसी को कहलवा दें। तो अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को कुछ हो, बीमार हो, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन इस शोबे में वाकई में हमें जो है एजुकेट करने की और इस शोबे में स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं उनको बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी बनेगी। महकमे जो मर्जी करते रहिए, उनकी आपस की बहस है। इसके हवाले से बिल पास, मेरी जायज चॉइस सबसे रात बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था बिल पास हो गया, ये बनेगी ही बनेगी। और ये महकमे तो भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये चिल्ड्रंस की बनेगी तो फिर बाकियों की भी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, जो बाकी शोबे हैं तो बनाएं भाई। लेकिन ये प्रायोरिटी पे चीजें होनी चाहिए। आप एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, दीगर बननी चाहिए। आपको ये चीजें जो हैं तरजीहात में रखनी चाहिए। अल्टीमेटली इसका फायदा लोगों को पहुंचता है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो शहर के टीचिंग अस्पतालों में बदतरीन इंतजामी बहरान। मैं तो दुआ करती रहती हूँ कि यहाँ से कोई अच्छी खबर मिल जाए, और जब अच्छी खबर मिलती है तो हम वो लाजमी आपके साथ शेयर भी करते हैं। अब ये इंतजामी बहरान जब होगा तो इससे सारे मामलात खराब होंगे। किस तरह से मरीजों पर ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो असरअंदाज होती है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। टीचिंग अस्पतालों से खबर यह है जी, बदतरीन इंतजामी बहरान है। एडहॉकिज्म के तहत निज़ाम चलाया जा रहा है। ये है क्या एडहॉकिज्म? आमिर भाई जरा हमारे सुनने वाले नाजरीन को भी बता दें, फिर उसकी वजह से मसाइल क्या है वो भी जिक्र कर लेंगे। ये बस जुज़वक्ती इसको कहते हैं कि सिस्टम जो है उसको चलाना, कि आपने एक जगह पर मुस्तकिल तैनाती के बजाय आपने एक गैर मुस्तकिल शख्स को या शख्सियत को जो है उस सीट पर बैठा दिया कि ना उसको ये पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ना उसको पता है कि मैं यहाँ पे और ये तो एमएस लेवल पे भी तमाम एमएस लेवल पे ये इसको आम जुबान में और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जुबान में इसको रेलू कट्टा कहते हैं। अच्छा। और ये रेलू कट्टे होते हैं, ये बेचारे इनको पता नहीं होता कि इन्होंने इससे अगला बॉल खेलना है या नहीं खेलना, यानी कब तक अपनी सीट पे बैठे रहना है। आप मुझे ये बताइए, उनको फैसले उनके कैसे मुस्तकिल, जो गैर मुस्तकिल लोग हैं वो मुस्तकिल फैसले कैसे कर सकते हैं, और वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। और आप मैं इसमें पढ़ रहा था तो मैं हैरान था कि यूएचएस जैसे अदारे के अंदर, म्यू हॉस्पिटल जैसे अदारे के अंदर
और इस तरह के बेशुमार जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो है मुस्तकिल आप तैनात ही नहीं कर सके, अभी तक आपकी मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी। और अभी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज वाले जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको भी मेरे ख्याल है कल या परसों उनकी रिटायरमेंट है। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और हेल्थ के इशू को लेकर ये गवर्नमेंट आई थी, और हेल्थ के इशू को अगर ये एडहॉक सिस्टम पे चला रही है तो इससे समझ जाएं कि ये मुल्क भी जो है शायद एडहॉक सिस्टम पर ही चल रहा है। किसी को पता नहीं है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर आया है और उसने ऐसे फ़ैसले करने हैं जिन पर मुस्तकिल असरात जो हैं जाएंगे। अगर हेल्थ के शोबे में ये सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है और बदनसीबी है कि हमें ऐसे हुक्मरान मिले जो मुस्तकिल तैनातियाँ भी नहीं कर पाते हैं। आप अस्पतालों के हालात देख लें कि ना अद्वियात हैं, ना सहूलियात हैं, मरीजों की दादरसी करने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये सब नतीजा इसीलिए भुगत रहे हैं हम। और मैं ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल की सूरत हाल की मैंने पिछले दिनों कुछ हमारे नए रिपोर्टर्स हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में भिजवाया भी था। तो जो सूरत हाल वो लेके आए वो बहुत ही संगीन थी। अच्छा। वो कहते हैं कि जी जो वहाँ पर स्टैंड्स हैं जिस पर वो ड्रिप लगाई जाती है वो स्टैंड नहीं है, तो जो अहले खाना है जो उसके साथ लोग आए होते हैं किसी मरीज़ के साथ, उनको कहा जाता है कि वो ड्रिप पकड़ के खड़ा हो, और वो स्टैंड की सूरत में खड़ा होता है, थक जाता है तो फिर वो दूसरे को कहता है कि भाई आ जाओ आप पकड़ लो। रहम करे कि ये सूरत हाल जिस शहर के अंदर हुए, और वो लाहौर जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर हो जिसमें मैं समझता हूँ पिछली गवर्नमेंट ने हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया था, बहुत सारे हॉस्पिटल्स नए बने थे। मुझे याद है मियाँ मीर हॉस्पिटल बना उस दौर में, फिर सब्ज़ाज़ार हॉस्पिटल बना, शतरा हॉस्पिटल बना, फिर अंदरूनी शहर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया, नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल बना। ये सारे हॉस्पिटल्स बने लोगों को उनके घरों के नज़दीक तिब्बी सहूलियात देने के लिए। अस्पतालों में आपको जनरल फिजिशियन भी मुश्किल से मिलता है सिर्फ सुबह के टाइम। अभी टीचिंग हॉस्पिटल देखें, PIC है, सर्विसेज है, जना जनरल म्यूज, क्या किसका नाम लें जहाँ पर आपने MS ही नहीं मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए। और अगर MS मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है तो मुझे बताएं उस गैर मुस्तकिल शख्स का या शख्सियत का, मुझे कहना चाहिए डॉक्टर्स हैं वो भी, कि उनकी बात कौन मानेगा, उनके फैसले कौन यकीन करेगा कि ये जो फैसला कर रहे हैं सेल परचेज़ का और लोगों की तैनातियों का वो भी मुस्तकिल बुनियादों पे होगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो एडहॉक पे चलना शुरू हो जाता है। तो खुदारा मैं यास्मीन राशिद साहबा जो कि खुद एक डॉक्टर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उम्मीद ना लगाएं। लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी और वो उम्मीदें ही आमिर भाई यहाँ तक ले आएंगे। आप दरख्वास्त जरूर कर ले, लेकिन मैं तो दरख्वास्त 10 बस्ता दरख्वास्त कर रहा हूँ। वो गुस्से की तरह तेज़ हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाएं। बहुत हार्ड वर्कर ख़तून हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी रही है ना, और पता नहीं वो क्यों नाराज़ रहती हैं किसी बात पे, मैं किसी से खफा ही रहती हैं हमसे, खास तौर पे साहबियों से पता नहीं क्यों खफा रहती हैं। नहीं, हमसे भी खफा रहती हैं। वो इसी तरह की खबरें, ये जो जाहिद चौधरी साहब की खबरें होती हैं अंदर की, इनसे ऐसी खबरों से आयशा भी खफा, आयशा से भी खफा है। आयशा ने भी जो है वो अपनी हाजिरी लगवा दी कि मेरे से भी खफा रहती है। खैर नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे जी गैस प्रेशर बढ़ाने के मेगा प्रोजेक्ट्स महकमों की सर्द जंग की नज़र होते चले जा रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर ये है जी गैस प्रेशर बढ़ाने के मेगा प्रोजेक्ट्स महकमों की सर्द जंग की नज़र। कैसी सर्द जंग है आमिर भाई? ये मेरा ख्याल है कोई आपस की इनकी जिसको कहते हैं कि नूरा कुश्ती है। ये गैस देना नहीं चाहते हैं। आपने परसों खबर, आप कल की खबर थी सिपरा वाली जो कि सोसाइटीज को अब जो है गैस नहीं मिलेगी, बिल देने पड़ेंगे, और उनको एक हफ्ते के बाद बिल देना पड़ेगा। 1500 रुपया फिक्स देना पड़ेगा। 1500 रुपया तो कम अज कम बिल है। हाँ जी, जो आपको देना ही देना है। उसके आगे जो वो गैस इस्तेमाल करेंगे उसके लिए अलग है, और ये वो नेचुरल गैस या कुदरती गैस नहीं होगी जिसको हम आम फैन जुबान में सुई गैस कहते हैं, ये नहीं होगी। और अब ये महकमे जो हैं सिस्टम अपग्रेड करने के लिए भी, ये हमेशा से चलती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो महकमे जो हैं आमने सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरी जुरिडिक्शन में ये चीज़ आती है तो मेरे पास ये बजट नहीं है, और फिर वो एक सुर्ख फीता और फाइलों का चक्कर चल जाता है। तो ये मुझे भी इसमें लगता है कि इसी तरह का सिस्टम है। कोई शख्स जो है, कोई अदारा जो है वो आवाम की नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसका दामन किस तरह से साफ़ रह सकता है। जो आजकल डिबेट चल रही है नेशनल सतह पर कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करना नहीं चाहती है, उसको खौफ है कुछ अदारों से। मेरा ख्याल है ये उसी खौफ का नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं,
वो एक दूसरे पर डालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कोर्ट में अगर बॉल हो गया तो मुझे इसको खेलना नहीं है, बल्कि दूसरे को पास ऑन करना है, वो खेले, ताकि मेरे पे कोई ब्लेम या ब्लेम गेम जो है वो बाद में ना बन सके। तो ये वही मामला है, लेकिन इस मामले को अब सॉल्व होना है। लोगों को गैस चाहिए, ईंधन जो है बुनियादी ज़रूरत है। अना, आप तो खुद खतून हैं, अगर ईंधन नहीं है तो किचन नहीं है। कितना घर डिस्टर्ब होता है, और फिर इस महंगाई के अब दौर वो में दौर तो रहा नहीं कि हम जो है लकड़ी पे और ओपलों पे, ओपलो पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता है, ओपले नहीं ना पता आप लोगों को, वो जो मेरे ख्याल से मट्टी के तेल में डाल के वो अच्छा देखा नहीं ना पता आप लोगों को। ओपले क्या होते हैं? ओपले होते हैं जनाब, ये जो गोबर है ना, इसके बनाई जाती हैं थापियाँ। अच्छा। और उसको दीवार पे चिपकाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको उतार कर जलाया जाता है। बहुत पीछे चले गए ना, इतनी पीछे ना लेके जाए लोग। अभी भी जलाया जाता है। अच्छा। क्या हो गया आपको? ना हम लोग इस सिस्टम से बाहर आ गए। सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। आज भी गोबर है, ओपले हैं, और उससे जलने वाला ईंधन है, और उससे लोग खाना बनाते हैं। ये मैं इस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि शायद ये पत्थर के इलाके की बात कर रहा हूँ। अभी भी लोगों के पास, हम शहरों में रहते हैं, हमें लगता है कि जैसे सारे देहात भी शहरों में तब्दील हो गए हैं, वहाँ सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं आप लोगों को अच्छी सी, हम देहात की तरफ भी जा रहे हैं। वही कह रही हूँ। खैर ये देखे, कई इलाकों में पाइपलाइंस बिछने का काम रुक जाएगा, यानी ना तो इन इलाकों में पाइपलाइंस बिछेंगी, ना तो लोगों को गैस मैसर होगी। आगे सर्दी आ जाए तो वैसे ही आपके सामने हालात होते हैं। अभी गर्मियों में ये हाल है, गर्मियों में तो मुझे आप बताएं सर्दियों में क्या हाल होगा। और पाइपलाइंस अगर नहीं बिछेंगी, गैस के प्रेशर्स नहीं बनेंगे, तो लोगों के घरों तक गैस नहीं जाएगी। उम्मीद से ही महकमे को तैयारी करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए, आने वाले हालात को देखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए, और इस प्लानिंग के तहत लोगों को अब गैस फराहम करनी चाहिए। आमिर भाई, हम हर जगह पर नाकिस प्लानिंग का नतीजा भुगत रहे हैं। अब आ जाए बिजली की कुछ बात कर लेते हैं। तवील लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का जीना जीरन, हमने स्टार्ट भी आज यहाँ से किया था। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, जब सुबह आप उठे तो मुश्किल से ऐसा होता है कि लाइट आ रही होती है। गैर इलानिया लोड शेडिंग और बिजली की तवील बंदिश, सिस्टम अपग्रेड ना होने से, ये पहले कहना शुरू कर देते हैं जी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, लाइट नहीं आई जी, गर्मियों से पहले तैयारी की जा रही है। वो सब क्या होता है आमिर भाई? फिर नहीं, ये सिस्टम अपग्रेड किया नहीं गया है। मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में, फिर लोग कहते हैं कि जी आप बायस ने, शायद उस दौर में चंद ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड किया गया था, और उसमें आज तक खराबी नहीं आई है। आप शायद सिपरा जिस दिन मंडे को आते हैं आपके साथ, मेरा ख्याल है उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कौन कौन से ग्रिड स्टेशंस पर बाहर से ट्रांसफार्मर्स मंगवा कर लगाए गए थे, जो कि एफिशिएंट थे। मैंने खुद जो है ये करतबा चौक ग्रिड स्टेशन जो है उसका दौरा किया था, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उस सिलसिले में मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था और दिखाया भी था वो सारा सिस्टम जो बाहर से इंपोर्ट किया गया था। इसी तरह लाहौर के और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये जो सिटी है, इसके तमाम ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड होना था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या गए, उनके साथ तरक्की का वो सफ़र भी गया, वो रुक गया शायद, और उसके बाद कोई सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया, ना कोई लाइंस बिछाई गई, ना नए जो हैं पोल्स लगाए गए, ना नए जो हैं ट्रांसफार्मर्स आए। वो उस पुराने ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन पर जो इस प्रेशर का दौर होता है गर्मियों का, जिसमें एयर कंडीशनर्स चलते हैं, बाकी चीज़ें चलती हैं, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसको वो लोड उठा नहीं पाते। तो सिपरा का ये ख़बर देने का मकसद भी यही है कि अगर सिस्टम अपग्रेड होता तो ये जो फोर्स लोड शेडिंग है, लोगों को जो बर्दाश्त करना पड़ती है, आपको भी करना पड़ती है, मुझे भी 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइट बंद की जाती है। हमारे यहाँ तो खैर हफ्ते में एक दिन मुकर्रर किया हुआ है उन्होंने, जुमेरात का और पीर का, 2 दिन ऐसे हैं जिसमें हमें पता है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 5 बजे तक लाइट जानी ही जानी है। उसके लिए लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं, बैकअप कोई तैयारी रखते हैं। और जो गैर एलानिया है वो बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह भी यही है कि सिस्टम उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो सुबह मैं आपको बात बता रहा था, वो भी ट्रांसफार्मर का मसला था, लोड बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पाया, और उसकी डीज जो हैं वो उतर गई, या उसके साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। बहरहाल जब तक सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, इस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट का सारा जो फोकस है वो पैसा लेने पे है, पैसा लगाने पे नहीं है। तो आप आवाम सुख का सांस ले ले, अगर उनकी जेबों से पैसे निकल भी रहे हैं, भारी बिल देने पड़े, अगर ये सहूलत मिल जाए तो कम से कम उनका सामान जलने से बच जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया, सुबह फ्लक्चुएट कर रही थी तो दिल मेरा साथ ऐसे परेशानी होती है, इतनी महंगी अशिया आपकी हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल वो महंगी नहीं भी होगी। मैं अभी अब उनकी कीमतें बताऊं तो शायद कई लोग हंस रहे होंगे,
और यार इन्हें भी महंगी कहना तो बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है आमिर लेकिन भाई। हमारे लिए महंगी है वो। बिल्कुल हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आप समझ तो चुके ही होंगे, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं इस सेगमेंट में। और जब होटल और टूरिज्म की बात की जाती है तो फ्लैटीज़ होटल का नाम जो है वो हमेशा पेश रहता है। शहर लाहौर में जाना माना एक बड़ा होटल, जिसके बारे में आप सभी लोग तो जानते ही जानते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कोविड की सूरत हाल और मौजूदा सूरत हाल में जिक्र करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस फेज से गुजरते हैं जब सब चीज़ें आपको लगता है जी कंट्रोल हो चुकी हैं, उसके बाद एकदम से चौथी लहर की तरफ और अब फिर जब केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो आपने टूरिज्म को बचा के रखना है, फ़रोग देना है, ताकि आपका मुल्क भी खुशहाली की तरफ जाए और सियाहत के दरवाजे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमेशा इस चीज़ को फ़रोग देने के लिए बारहा जो है इक़दामात करने की हिदायत भी जारी की हैं। तो अभी मौजूदा जो हालात हैं उसको लेकर आपने टूरिज्म को किस तरह से फ़रोग पेश नज़र रख कर इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं और किस तरह से इसकी बका मुमकिन है। लोग इससे बहुत सारे मुंसलिक हैं, लोग बहुत सारे परेशान हुए, बेरोज़गार हुए, तो रोज़गार लोगों को फराहम करना ही मकसद होता है, बेरोज़गारी से बचाना होता है। तो किस तरह से आप इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। SOPs हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन है। तो हम जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग जो हैं वो कितनी तनदही से मेहनत कर रहे हैं ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी जी, हमारे साथ जनरल मैनेजर फ्लैटीज़ होटल इरशाद बी अंजुम साहब मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भी, क्या हाल चल है सर आप? ठीक है, बिल्कुल जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर से एक चैलेंज आ रहा है सामने जी, जी, और सीजन भी शुरू हो चुका है, इवेंट्स भी लोगों के हो रहे हैं, शादी तकरीबात के लिए भी लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं, फिर आप चौथी लहर की तरफ जा रहे हैं, फिर आपके पास वैक्सीनेशन की ऑप्शन है, लोग वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं हैं। क्या प्लान है आपका? हमारा प्लान तो यह है कि फंक्शंस वगैरह माशाल्लाह उन्होंने इंडोर अलाउ कर दिया है, तो जितने भी हमारे गेस्ट बुकिंग करवाने के लिए आते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो आपका जो कार्ड है, जो आपने कार्ड इशू करना है, उस पर ज़रूर लिखा गया प्लीज़ वेयर मास्क एंड बी श्योर हूएवर कमिंग टू द वेडिंग ही शुड हैव टू हैव सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो लोग काफ़ी फॉलोअप कर रहे हैं और हमने भी स्पेशल जो भी होटल के अंदर चेक इन होता है या शादी हाल के अंदर आता है, हम उनसे पूछते हैं। अब ये समझे कि 75 to 85% लोगों के पास वो कार्ड होता है, बाकी नहीं होता, वी जस्ट समटाइम वी जस्ट कीप आवर आइज क्लोज। लेकिन यह है कि अवाम इसको फॉलो कर रही है। वो कहते हैं लेट बट नेवर टू लेट। वैक्सीनेशन जो है तकरीबन 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन एलिजिबल है इसके लिए, लेकिन अभी तक तकरीबन 35 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। और मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। जो गवर्नमेंट, मैं तो थैंक यू अदा करूँगा अपना मुदस्सर रियाज साहब का और कैप्टन उस्मान साहब का, ख़ासकर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अच्छी टीम बनाई हुई है। हमारे होटल में उन्होंने 2 दफ़ा कैंप लगाया, 4 दिन कैंप लगाया है वैक्सीनेशन का। तो हम जो हायरिंग भी कर रहे हैं, स्टाफ को हायरिंग कर रहे हैं, बी श्योर वैक्सीनेशन हो। और मेरी जितने भी शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट हायर एनीबॉडी अनलेस दे हैव ए वैक्सीनेशन। सही, और सब मिलकर ताउन करेंगे तो सबके लिए आसानी होगी। बड़ा हमारा क्लोज इन टच होता है कस्टमर के साथ, उसके साथ हम बड़ा क्लोजली बात कर रहे होते हैं उसके साथ। तो यही है कि जो भी हमारे होटल में एंटर होता है तो बी श्योर दे हैव मास्क उन्होंने पहने हुए हों, उनसे पूछते भी हैं। एंड माशाल्लाह अवाम काफ़ी मतलब तौबन कर रही है, उसको फॉलोअप कर रही है, उन्हीं का फ़ायदा इसमें। अच्छा जी, इंतज़ामिया का आपने यहाँ पे जिक्र किया, DC साहब का किया, कमिश्नर साहब का किया कि उनका ताउन हासिल है। तो जब उन्होंने कैंप लगवाए, आपने अपने वर्कर्स के साथ साथ दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया? टोटली ओपन था। हमारे जो नेबर होटल्स हैं लाइक 4 पॉइंट शटर होटल है, लेक्सस ग्रैंड है, इट वाज टोटली ओपन फॉर एनीबॉडी। एनीबॉडी कैन वॉक इन एंड हैव वैक्सीनेशन। ठीक है, हाँ जी, हमने कोई नो डिस्क्रिमिनेशन कि ये हमारे लिए नो, एनीबॉडी कैन कम ओवर द वैक्सीनेशन। हमने स्पेशल मैसेज भेजा दूसरे होटल्स को, भाई यू गाइस आर वेलकम। ये सवाब का काम है, बिल्कुल एक अच्छी है उसमें सबको। अच्छा जी, कुछ मनाजिर हम फ्लैटीज़ होटल के दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये स्क्रीन पर दिखाएं और बताएं कि किस तरह से बड़ी लोकेशन है और इवेंट्स भी आप कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों पर ही कर सकते हैं। तो कुछ फ्लैटीज़ होटल के जितने भी अंदर हॉल्स हैं, आपके रूम्स हैं, उनके बारे में बताइएगा। सफाई का कैसे, देखने में तो लग रहा है कि जी बहुत शानदार इंतजामात हैं। तो इन इंतजामात को इंश्योर कैसे कराया जाता है, चाहे वो रूम से रिलेटेड हैं, हॉल से रिलेटेड हैं, SOPs के अकॉर्डिंग किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है? हमारे बैंक्वेट हॉल, वी गॉट 3 लार्ज बैंक्वेट हॉल
ईच बैंक्वेट हॉल वी कैन हैव फंक्शन ओनली फॉर 200 पीपल, जो कि हमें और वैसे गवर्नमेंट कितनी ने अलाउ कैपेसिटी है किया आपके हॉल की? और जब जैसे ही हमारा कोई फंक्शन होता है पूरा हॉल वैक्सीनेट करते हैं, ठीक है, फॉगिंग वगैरह करवाते हैं, फंक्शन ख़त्म होता है उसमें करते हैं, फंक्शन से पहले भी करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कोताही की वजह से कोई कस्टमर हमारा कोई बीमार ना हो जाए। क्योंकि आजकल मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ कि प्लीज़ कीप आइज़ ओपन और कस्टमर को एजुकेट भी करो। मेरा ख्याल है कस्टमर ऑलमोस्ट एजुकेट हो गए हैं, हर आदमी खौफ में मुब्तला है। अब जो चौथी लहर आ रही है और लोग घबराए हुए हैं, यू नेवर नो कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में स्मॉल लॉकडाउन लग जाए या दूसरा लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि इस वक्त ये हाल है कि नारान कितने भी होटल टोटली सोल्ड आउट जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब है कि एक कमरे में 4-4, 5-5 एंटर हो रहे हैं। मेरे होटल को चाहिए कि एक कमरे के अंदर दुश्मन मोर देन 2%। ये तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, खासकर जितनी भी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो फैमिलीज आ रही हैं। और ये जो गवर्नमेंट ने सख्ती की है, मेरे ख्याल से इसी सख्ती की है कि लोग जो जा रहे हैं तो अपना नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो करें और कमरे में 2 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। कि फैमिली 4, 5, 5, 6 एंटर हो रहे हैं तो दैट कैन बी क्रिएट बिल्कुल ऐसे ही है, उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको चीज़ें जो है वो आसान बनानी है। इरशाद भी अंजुम साहब, मैं हॉल्स में आपने कहा कि 200 लोगों की बैठने की जो है वो इंतजाम किया जा रहा है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना। डिस्टेंस पहले ये था कि हम एक टेबल पे 10 लोग बिठाते थे, ठीक है, अब हम एक टेबल के ऊपर सिर्फ 6 लोग बिठाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अच्छा खासा खुद ही वो डिस्टेंस। ऐसे हमारे सोफे 3 सोफा है, उसमें लोग 2 बिठाते हैं, दरमियान में कुशन ऐड कर देते हैं। ऐसे जो ब्राइड ग्रूम के लिए पहले 3 सीट सोफा था, अब 2 सीट सोफा है, कुछ साथ कोई ना बैठे, साइडों पे हम चेयर वगैरह लगा देते हैं। वी ट्राइंग आवर बेस्ट जितने भी हम अपना। अच्छा, अब ये रूम्स की जिस तरह से सफाई हो रही है जो हम दिखा रहे हैं कि आप टेलीफोन तक और रूम्स ये जितने हैंडल्स तक हैं डोर के, वो सब चीजें एज इट इज, जैसे हम बैंकवेट को लुक करते हैं ऐसे ही हमारे जैसे कस्टमर चेक होता है पूरे कमरे के अंदर हम फॉगिंग वगैरह करवाते हैं और कस्टमर चेकआउट हो, इसलिए कि वी आर वेरी मच कंसर्न। यही वजह कि माशाल्लाह फ्लैटीज में ऑलवेज सोल्ड आउट। उनको पता है कि वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस। कि लोग रिसेप्शन से आकर पूछते यार मेरा कमरा उसको अपने स्प्रे वगैरह कराया नहीं कराया, हमको सर और ये हर किसी को पूछना भी चाहिए। दिस इज वेरी गुड, दे आर कंसर्न एंड हमारी ड्यूटी मैंने कहा सर आप फिक्र न कीजिए, आप आइए। वो हल्की फुल्की स्मेल भी होती है, वो एग्री करते वाकई दे हैव डन समथिंग। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका कम से कम फ्लैटीज होटल में जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, सियाहत के फ़रोग की हम बार बार बात करते हैं, कितना मुतासिर हुआ है ये? देखिए, अगर ग्लोबली देखा जाए तकरीबन 4.5 to 4.7 ट्रिलियन का लॉस हुआ है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। दुनिया की ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में जाएं तो कम से कम $12 बिलियन का लॉस हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर अपना ट्रैवल एंड टूरिज़म में। और जो जॉबलेस लोग हुए हैं, अगर ग्लोबली आपने देखना है तकरीबन 6.5-7 करोड़ लोग जॉबलेस हुए हैं और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मोर देन 1 करोड़ पे लोग जॉबलेस हुए हैं। बिकॉज नथिंग इज़ हैपनिंग, कोई सियाहत नहीं आ रही, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे बाहर से आ रहे, वेडिंग हॉल बंद रहे हैं, होटल बंद रहे हैं। अभी थैंक्स टू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, होटल खुलने चाहिए, इंडोर अलाउ करना चाहिए और लोग फिर बाज़ औक़ात एहतियात नहीं बरते। दिस इज़ द रीज़न इज़, अब जो इंडिया से लहर आई है, यूरोपियन कंट्री से लहर आई, जहाँ भी लहर आई है, तो वी हैव टू कीप आवर आइज़ ओपन। कोई हालात कोई ठीक लग नहीं रहे इस वक्त, इसलिए गवर्नमेंट फटाफट प्रिकॉशन ले रही है, लॉकडाउन लगाना चाह रही है, स्मॉल लॉकडाउन लगाना चाह रही है ताकि वो हालात ना हो जो आज से 2-2.5 माह पहले हालात थे। ठीक है, अब लोगों का आना जाना फ्लैटीज में लगा रहता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, हाई टी के लिए भी आते हैं, बुफे के लिए भी आते हैं लोग। जिस तरह से हमने रूम्स दिखाए इतने शानदार हैं, लोग स्टे भी करते हैं। कितना ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कराना? ये तो एक अब बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपके पास अल्टीमेट सोल्यूशन ये कि रह गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी करवाने को तैयार नहीं। जैसे कस्टमर हमारे होटल में चेक इन होता है, वी आस्क आपने वैक्सीनेशन करवाई या नहीं करवाई, डू यू हैव एनी प्रूफ। उनको पता है कि पहला क्वेश्चन हमसे ये रेज होगा, हम उनका कार्ड देखते हैं फिर उनको चेक इन करते हैं। इफ दे डोंट हैव ए कार्ड वी वोंट अलाउ देम। फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप जाएं वैक्सीनेशन करवा के हैं, दिस इज राइट, नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर अस। लेकिन लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो 95% जो कस्टमर होटल में चेक इन हो रहे हैं वो वैक्सीनेशन वगैरह करवा के चले जी, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि 95% लोग जो चेक इन कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन करवा कर आ रहे हैं। लोग हमेशा से ना इस खोज में रहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती डील्स होनी चाहिए, कुछ डिस्काउंट्स होने चाहिए,
तो लोग जो है वो जाते हैं हर जगह पर। जी, जी, जी। तो फ्लैटीज होटल में कुछ बूफे को लेके, हाई टी को लेके डील्स वगैरह, डिस्काउंट चलती रहती है? देखो हमारा होटल बुटीक होटल है फ्लैटीज, और रेट सामने रखे हुए हैं 3 to 4 स्टार लेवल के रेट रखे हैं। मेरा हमेशा की अफसर यही रहा है कि कम से कम रेट हो, और आई एम ऑलवेज ऑफ द वॉल्यूम। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 8.5 ईयर इन पीसी लाहौर का मैं GM रहा हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम हाई टी 99 रुपीज़ से स्टार्ट की थी, तो 99 फिर ऐसा कर प्राइस बढ़ती गई एंड ऑलवेज सोल्ड आउट। ऐसे ही हम फ्लैटी होटल में काम कर रहा हूँ, और हमारे रेट आर वेरी रिजनेबल, 999p प्लस टैक्स। अब ये देख लें कि 12-13 कोल्ड चीज़ें लगी, तो सैंडविच वगैरह लगे होते हैं, 12-13 हॉट डिश लगी हैं, 12-13 डजन लगी हैं, सूप भी है, उसका ड्रिंक्स वगैरह भी है। पीपल एंजॉइंग, ऑलवेज सोल्ड आउट, इसलिए कि पीपल आर गेटिंग वेरी प्राइस कॉन्शियस, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनके बजट के साथ काम करें। इफ़ दे कांट अफोर्ड एवर 999 वी गिव देम डिस्काउंट। ऐसे हमारे शादी हाल है, उसके रेट्स आर वेरी वेरी रीजनेबल, रेस्टोरेंट के रेट्स आर वेरी रीजनेबल। फिर हमने लंच के लिए एक डील फेंकी हुई है, 1099 प्लस टैक्स में आप शादी बुक कराएं। अच्छा। कोई लंच के लिए बड़ी कम शादी बुक होती है, हमने एक पैकेज मार्केट में फेंका है 1099 प्लस टैक्स, और ये टैक्स वगैरह मिला के 1300-1400 भी बनता है। वी ऑलवेज सोल्ड आउट फॉर द लंच। लोग परेशान होते हैं, यार 5 स्टार होटल है, वो इतना सस्ता लंच, बट डजंट मैटर। उसमें ये होता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो मोस्टली फिर लंच बुक कराते हैं। चलें जी, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि जी ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपए में लंच, और आप अपना इवेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसमें भी क्या गैदरिंग की कोई लिमिट होती है? हाँ, 200। ठीक है। लंच हो, डिनर हो, एक हॉल के अंदर, इवन जो हॉल की कैपेसिटी है वो 400 की है, लेकिन हम जो रूल्स उस रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, SOPs तो आपने हर सूरत फॉलो 5 स्टार होटल, वी हैव टू एग्जांपल फॉर अदर्स। तो कस्टमर से भी कहते हैं प्लीज एहतियात कीजिएगा, 200 से ज़्यादा लोग आए, वी वोंट अलाउ। वो कस्टमर ही समझ आता है, इसलिए हमने उनको कह दिया कार्ड के ऊपर भी लिखाएं वेयर मास्क, ये करें वो करें, क्योंकि अगर अपने वैक्सीन अपने कोरोना से बचना है तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप वैक्सीनेशन भी करवा के आए, यही एक हल है इस वक्त। बिल्कुल सही। एवरीवन हैज़ टू कीप आइज ओपन, ताकि अगर आंखें खोल के रखेंगे तो यू नो बिल्कुल आपके पास जो SOPs ही हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ये सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, ये भी तभी बहाल रह सकती हैं जब हालात बेहतर रहेंगे। हम चाहे टूरिज़्म की बात करें, हम चाहे होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करती हैं। हमारे अपने इवेंट्स होते हैं, तो इसमें जब तक हमारा अपना ताउन नहीं होगा तब तक हम ये चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं देख सकते कि बड़े लेवल पर हो सकती हैं। टेस्ट जो है लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, खाने की क्वालिटी पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है? वी गॉट ए एग्जीक्यूटिव शेफ, माशाल्लाह इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, उसने काफ़ी कोर्सेज वगैरह किए हैं, वो बाहर भी रहा है। देन वी गॉट ए लेडी, शी इज़ ए क्वालिटी कंट्रोलर। हर चीज़ को चेक किया जाता है, वो रेसिपी चेक किया जाता है, हाइजीन को चेक किया जाता है। जितना हमारा किचन में स्टाफ करता है, दे हैव ए ग्लव्स ऑन, दे हैव ए कैप ऑन। जब भी एम्प्लॉयज़ कैफेटेरिया में जाते हैं, किचन से बाहर जाते हैं, हाथ साथ वॉश करके आते हैं, तो वी आर वेरी वेरी केयरफुल। और जो चीज़ हमारे किचन से बाहर आती है बफे के ऊपर, वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव शेफ है उसकी आंखों से गुजर के जाती है। क्वालिटी कंट्रोल, यानी प्रॉपर एक चेन बनाई गई है, एक सिस्टम है, सिस्टम के बाद आती है। यही वजह कि मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्न ए गेस्ट। अच्छा खाना देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, दे विल बी बैक। अगर अच्छी सर्विस नहीं देंगे, नेवर कम बैक। बिल्कुल यही वजह कि बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी ऑलवेज सोल्ड आउट। अब हमारे न्यू होटल्स आ रहे हैं, एक हमारा मुल्तान में फ्लैट ग्रैंड खुल गया है। अच्छा जी, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक रहीम यार खान भी हमारा होटल आ गया है। उसके अलावा अब्टाबाद में 150 रूम की प्रॉपर्टी आ रही है, एक मरीम प्रॉपर्टी 90 रूम्स की आ रही है। बट वी आर इन द मार्केट राइट नाउ, और हर एक लिप्स के ऊपर सब फ्लैटी। ऑब्वियसली आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप अपना सिस्टम भी एक्सटेंड करेंगे, लोगों को पसंद आएगा तो लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, और फिर आप सिस्टम तभी एक्सटेंड करते हैं जब फीडबैक अच्छा मिल रहा हो आपको। स्टाफ वेल ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जाता है? ऑब्वियसली जिन लोगों ने आना है, अगर उनको बहुत अच्छे तरीके से आरामदेह माहौल मिलेगा, सब चीज़ें पूछी जाएंगी। वी गॉट ए डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वेल क्वालिफाइड लेडी। फिर हमारे पास ट्रेनिंग मैनेजर है। हम टोटली हमारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं, उनको मैनर्स सिखाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर, हाउ टू गिव द गुड सर्विस, हाउ टू मेक ए बेड, हाउ टू स्पीक टू द कस्टमर। क्योंकि कस्टमर्स हैं, उनको होटल की जॉब है ना, बड़ी सेंसिटिव डिमांडिंग जॉब है। सही। यू कस्टमर इज, वी हैव ट्रीट कस्टमर लाइक ए किंग, ही इज द वन हु इज पेइंग आवर सैलरी। हम स्टाफ को यही बताते हैं कि भाई दे आर पेइंग योर सैलरी, यू हैव टू कीप हैप्पी। एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ द होटल, मेरी जॉब है, हु एवर कम इन द होटल ही शुड लिव हैप्पीली। आई कांट डू माई सेल्फ एनीथिंग, आई गॉट अ गुड टीम। तो
I have a team over there. Even जो ट्रेनिंग सेमिनार हो रहा है, I myself enter over there, उनको बताता हूँ, मैनर बताता हूँ, कस्टमर से बात कैसे करनी है। कोई भी कस्टमर कंप्लेन करता है आपको खाने की, कमरे की, कभी माथे पे बल मत डालो, उसी कंप्लेन हंस के सुनो, इसलिए कि दैट कस्टमर इज़ अ वेरी लॉयल कस्टमर जो आपको फीडबैक दे रहा है कमरे की, खाने की, एंड दे अंडरस्टैंड। और ये फीडबैक ही होता है जिससे आप बहुत सारी चीजें अपनी बेहतर कर लेते हैं। कर लेते हैं। बिल्कुल फीडबैक ऑलवेज हेल्प, दैट ऑलवेज कीप आवर आइज ओपन कि कहाँ हम बिहाइंड हैं सर्विस में, या खाने में बिहाइंड हैं, या कमरे अच्छे नहीं हैं। तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम द लॉबी टू मीट माई कस्टमर, आदर दे लिविंग हैप्पीली और अनहैप्पीली। अगर अनहैप्पीली लीव जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आई एम नॉट डूइंग माय राइट जॉब। एंड बाय द ग्रेस ऑलमाइटी आई गॉट अ वेरी गुड टीम, आई गॉट अ वेरी परफेक्ट डिपार्टमेंट हेड्स। मेरी और यही वजह है कि जी हम देख रहे हैं कि फ्लैटीज होटल जो है वो आगे से अपना बिजनेस भी मजीद एक्सटेंड कर रहा है, लोगों का एतमाद है, तो इस एतमाद को लेकर ही आगे फ्लैटीज होटल चल रहा है और इसी तरह से ही इस एतमाद को बहाल भी रखा जाएगा। थैंक यू सो मच इरशाद बी अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, विश गुड लक। आगे जिस तरह से आपके इवेंट्स हो रहे हैं और आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा गुड लक। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ जी, अहमद अमीन ने 13 बार गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। अभी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की कैटेगरी में अहमद का 5वां नंबर है। उन्होंने 355 किक्स की और वो भी सिर्फ एक टांग से पूरे 1 मिनट में, बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा जी 801 किक्स का रिकॉर्ड भी कायम किया है और एक ही टांग के साथ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिकॉर्ड्स बनाए, सर्टिफिकेट हासिल किए और माशाल्लाह से कामयाबी से इस सफ़र को जारी भी रखे हुए हैं। अब इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरह से जो है मेहनत कर सकते हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये बताएंगे हमारे मेहमान अहमद अमीन बोदला जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद भी, माशाल्लाह से इतने रिकॉर्ड कैसे कायम कर लिए? थैंक यू सो मच। बस मैंने 15 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग टाइकोंडो से मैंने स्टार्ट लिया और उस वक्त मैं क्लास 9th में था और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की। इसमें नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग की जो लास्ट 3 मंथ्स थे उसके। अच्छा, आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? मेरे एक्चुअली जो फादर थे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। अच्छा। और वो आर्मी में उस वक्त सर्विंग थे, तो उनकी एक जो गार्ड था, जब उन दोनों में हालात थोड़े ख़राब थे तो उनका एक गार्ड था, वो कमांडो था वो ब्लैक बेल्ट था प्रॉपर, तो हमारे घर पे ही होता था वो। तो उनसे जो है मैंने ट्रेनिंग हासिल की बेसिक, और जो बेसिक सीखने के बाद फिर 7-8 माह काफ़ी ट्रेनिंग की और फिर नेशनल कैंप में चला गया जो आर्मी टीम के पास था वो। तो अच्छा, मार्शल आर्ट में भी आपके पास ना बहुत सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं। आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वो किस तरह से सिलेक्ट किया कि ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है और इसमें ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनानी है? एक्चुअली हमारी हर साल पोस्टिंग हो जाती थी, तो मार्शल आर्ट्स में एक ऑप्शन होता है कि आप कॉम्बैट की तरफ जाएं, लेकिन कॉम्बैट के अंदर ये होता है कि कंसिस्टेंटली आपको 4-5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी कोच के साथ और आपको एक एक चीज़ पे काम करना पड़ता है, रेगुलर कंपटीशन खेलने पड़ते हैं। वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो एक दफ़ा ऐसे ही मैं नेट के ऊपर बैठा था, उस वक्त मैं 2nd ईयर में था, तो मैंने एक स्पेन के एथलीट की वीडियो देखी, मार्शल आर्टिस्ट की, मोस्ट किक्स इन 1 मिनट की। ऐसे ही मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं इस रिकॉर्ड को जो है ना वो अगर अटैम्प्ट करूँ तो कैसा है। और 3-4 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसके रिकॉर्ड को मैंने बीट कर लिया ट्रेनिंग में। तो जब मैं किसी को कहता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा तो लोग हंसते थे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी पिछले 7 साल से 2014 में मैंने जब वो 355 किक्स के साथ रिकॉर्ड किया, वो पिछले 7 साल से अनबीटन है दुनिया पूरी में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह से आप मैं देख रही हूँ आप कर रहे हैं, और ये चीज़ें देखने में तो इतनी मुश्किल नहीं लगती, कितनी मेहनत इसके लिए दरकार होती है, इसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है? एक्चुअली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर इस वक्त दुनिया में जो एथलीट्स कम्पीट करते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन एथलीट्स उनके में कंपटीशंस में आते हैं, कैलिस्थेनिक्स के वर्ल्ड चैंपियंस आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, तो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। और जो रिकॉर्ड होता है वो तो उसमें तो ये भी मैटर नहीं करता कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले जो आपने पार्टिसिपेट करना होता है, कितनी देर तैयारी करते हैं?
डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कई को तो सालों साल लग जाते हैं अच्छा। करने में, कई को कुछ माह लगते हैं, कई को कुछ हफ्ते लगते हैं। तो इसको क्या रूटीन में आप टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए? जी रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ मैं इसकी। सही। अच्छा जी, ये तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके साथ साथ फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी ऐसे ही है। उसके लिए क्या करते हैं? मेन जो मेरी फील्ड एक्चुअली मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के अंदर मैं बनाता हूँ। पुशअप्स इन 1 आवर, पुशअप्स इन 1 मिनट। तो इसमें 75% जो ट्रेनिंग है वो फिजिकल फिटनेस की होती है, जिसमें बहुत तरह की वेट लिफ्टिंग इन्वॉल्व होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, कोर मसल्स की ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। फिर एट द सेम टाइम इस फील्ड में ऑल्दो देखने में लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए पता नहीं कितने घंटों ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपके 3 से 4 सेशंस भी हफ्ते के हैं, उसके साथ साथ उन सेशन से आप अगर रिकवर कर रहे हैं, आपकी स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है, तब आप प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा, अदरवाइज आप स्लीप नहीं के करते। साथ साथ डाइट का क्या रोल रहता है? क्या आप बहुत नाप तोल के खाना पड़ता है? मैं तो खैर इस तरह नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फूड। ज़्यादा घर के खाने पे बेस्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और जो हाई शुगर फूड, इनको अवॉइड करना चाहिए। और मेन चीज़ ये होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कि जो आपकी का प्रोटीन इनटेक है वो एडिकेट लेवल पे होना चाहिए। कराटो में आपने अमेरिका से सर्टिफिकेट हासिल किया जी। इसकी भी क्या प्रॉपर ट्रेनिंग की और फिर पार्टिसिपेट किया? वो कोचिंग सर्टिफिकेट है। मेरी जो ब्लैक बेल्ट है वो टाइकोंडो में कोरिया से है। अच्छा सही। अच्छा जी, आपने ये भी बताया कि आप सिखा भी रहे हैं लोगों को, जी। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? कितने स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स आगे से जाकर जब खेलते हैं तो कैसा लगता है? 2017 के अंदर मैंने मैशफिट के नाम से एक मार्शल आर्ट्स का सेटअप बनाया था बेरेटोन लाहौर में। अभी इस वक्त वो पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स। हमारे पास 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, और हमारा सबसे छोटा बच्चा जो वर्ल्ड टाइकोंडो चैंपियनशिप दुबई में खेला उसकी 5 साल एज थी लास्ट ईयर। और इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन की अंडर 14 के नंबर 1 प्लेयर मेरी स्टूडेंट है। और फाइटिंग की भी बहुत से जो एटलीस्ट 4 या 5 स्टूडेंट्स टाइकोंडो के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यानी जो गोल्ड हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, और हमारे पास US ओपन का भी गोल्ड है उसके अंदर। सही। फखरे पाकिस्तान का टाइटल जब मिला तो कैसा लगा? बड़ा अच्छा फील हुआ। काफ़ी एथलीट्स और भी थे उसके अंदर, तो ये रिकॉर्ड खास तौर पे क्या समझते हैं इस तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की? कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन थे जिनको अचीव किया तो आपको ये अवार्ड मिला? डिपेंड करती हूँ। मैं तो जब स्टार्ट किया था कभी सोचा नहीं था इस तरह आगे जाने का, लेकिन ये है कि 1 स्टेप एट अ टाइम वाली एक अप्रोच थी। एक रिकॉर्ड को फोकस किया, उसको अचीव किया, एक से फिर दूसरा। तो इस तरह से करते करते एक तो ये होता है कि आपका फिटनेस लेवल और एक्सपीरियंस बेहतर होता जाता है। एक रिकॉर्ड को अगर आज से 7-8 साल पहले मुझे अचीव करने में 6 या 7 माह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती थी, उस तरह के रिकॉर्ड कैटेगरी के लिए अब शायद वो 2 या 3 हफ्ते की बात हो। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात होती है। एक्सपीरियंस से आप इतना टाइम जो है वो कवर कर लेते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप आगे मार्शल आर्ट सिखा भी रहे हैं, गुड लक। आप अच्छी तरह से इस काम को आगे लेके चलें ताकि नए नए लोग सामने आएँ और नए नए लोग फखरे पाकिस्तान का टाइटल भी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अभी कुछ बात कर लेते हैं शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों के इंतजामात कैसे हैं, यहाँ पर जानवर जो हैं वो उनकी कीमतें क्या हैं, जो लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। अलबत्ता कुछ मनाजिर मंडी के हम आपको दिखाएंगे जिनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर खरीदारी के लिए जा रहे हैं उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बारिशों का सिलसिला वक्फे से शहर में जारी है। लखों डेर मंडी के ये मनाजिर हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जाएंगे, किस तरह से खरीदारी करेंगे, कितना मुश्किल है लोगों के लिए। अगर कोई रात के औकात में खरीदारी करने के लिए जा रहा है तो जिस तरह से जा बजा कीचड़ है, पानी है, खरीदारों को तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पे जो व्यापारी भी आ रहे हैं वो भी मुश्किलात की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हालात में ग्राहक कैसे जाएगा जब आसानी से वो मंडी के अंदर ही और मंडी के बाहर भी यही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अगर अब इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है तो किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, फौरी तौर पर इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे ताकि जो लोग आ रहे हैं कम से कम उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। किस तरह से खरीदार इस कीचड़ और पानी में जाएंगे और फिर मंडी के अंदर पहुंचेंगे, और मंडी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जा बजा
पानी ही पानी है, तो लोगों के लिए तो खरीदारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली लोग टाइम निकाल कर मुख्तलिफ जो कैंप्स लगाए गए हैं यहाँ पर जाते हैं, जानवर अपनी पसंद का ढूंढते हैं। तो जब आप आसानी से चल फिर ही नहीं सकेंगे, इस कदर गंदगी होगी, इस कदर कीचड़ होगा, पानी होगा, तो एक जगह से तो आपने जानवर की खरीदारी करके आ नहीं जाना, तो मंडी में आप आसानी से कैसे चल सकेंगे। तो ये वो मसाइल हैं जो फिलहाल हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं हसनैन, उनसे जान लेते हैं कि किस कदर मसाइल हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जी बताइएगा हसनैन, क्या मनाजिर हैं, किस तरह से लोग आके खरीदारी कर रहे हैं? यहाँ तो जा बजा कीचड़ और पानी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर लखोडेर मुआशी मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो ये जो मंडी है मसाइल का गढ़ बन चुकी है। यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल इतने हैं कि मैं आपको ज़ुबानी गिनवा सकता हूँ। यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्तों पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो मवेशी हैं वो कीचड़ में और पानी में खड़े होने पर मजबूर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर शामियाने की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे भी मवेशी और व्यापारी हैं जिनको शामियाने नहीं मिले, और अगर मिले हैं तो कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जिनका ये कहना था कि उनको पैसे लेकर शामियाने मिले हैं। इसके अलावा अगर बिजली की बात की जाए तो रात के औकात में इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 2 घंटे बिजली चलाई जाती है और उसके बाद बिजली बंद कर दी जाती है, और अगर किसी की बिजली खराब हो गई है तो वो भी पैसे अपनी जेब से देकर यहाँ पर उसको बिजली बहाल करवानी होगी। अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो मेरे अकब में देखा जा सकता है और मेरा कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक दिखा सके कि ये वो मनाजर हैं, ये दाखिली रास्ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई कैसे इस रास्ते के ऊपर चलकर मंडी में आ सकता है और यहाँ पर यहाँ आकर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर कई हादसात भी देखने में आए हैं। यहाँ पर बच्चे नहीं आ सकते, यहाँ पर बड़े नहीं आ सकते, इवन दो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो गुजर नहीं सकते, खरीदार गुजर नहीं सकते, और यहाँ पर इतना पानी और कीचड़ खड़ा हुआ है और ये गड्ढे बने हुए हैं कि यहाँ पर तो जो जानवर हैं वो भी नहीं गुजर सकते। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर दीगर मसाइल की, तो हमारे साथ कुछ व्यापारी और कुछ खरीदार भी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि मंडी के आप बात जरूर कीजिएगा, लेकिन ये जो मसाइल आपने जिनकी तरफ निशानदेही की है, इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि कैंप्स लगाए गए हैं, बासा की टीमें वहां पे मौजूद हैं, इंतजामिया के लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन मसाइल को हल करना है। तो मुझे ये बताइएगा कि वो लोग मौजूद हैं, उनको पता है कि ये मसाइल लोगों के लिए जो है मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं, इनको फौरी तौर पर हल करना है। जी अगर यहाँ पर इंतज़ामिया की बात की जाए तो हमारी बात हुई असिस्टेंट इंचार्ज जो मंडी हैं उनसे। उनको हमने बारहा कहा कि ये शिकायत हमारे पास आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सहूलियात का फकदान है, उन्हें मसाइल का सामना है, जैसे कि यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, यहाँ पर उनके जो जानवर हैं वो कीचड़ में और पानी पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके शामियाने गिर गए हैं, शामियाने फट गए हैं, यहाँ पर जो जानवर मंडी में एंट्री की जा रही है वो उनसे पैसे लेकर की जा रही है। तो उनका असिस्टेंट जो इंचार्ज है उनका ये कहना था कि हमें कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा जब यहाँ पर असिस्टेंट शैलीमार तहनीत बुखारी ने यहाँ पर विजिट किया तो हमने ये सारे मसाइल उनके सामने रखे। हमने कहा कि यहाँ पर जी जो शामियाने हैं वो पैसे लेकर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, यहाँ पर व्यापारी और ख़रीदार नहीं आ सकते, यहाँ पर कोई आकर ख़रीदारी नहीं कर सकता। जब तक मंडी में ख़रीदार नहीं आएंगे तो जो यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं उनके जानवर कैसे बिकेंगे। इसके अलावा हमने ये भी मसाइल उनके सामने रखे कि यहाँ पर जो बिजली के मसाइल हैं, रात के औकात में बिजली नहीं होती और अगर किसी की बिजली नहीं है तो उसको मसाइल का इदराक इंतजामिया को भी है, लेकिन इन मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। अब कुछ मुझे बताइएगा, जानवरों की कीमतें यहाँ पर क्या हैं? जो खरीदार आ रहे हैं वो क्या कहते हैं? क्या जानवरों की कीमतें यहाँ पर इस तरह से हैं कि खरीदार आराम से जो है वो खरीदारी कर सकते हैं? जी अगर यहाँ पर जानवरों की कीमतों की बात की जाए तो ये बात जहन में रख लेना बहुत ज़रूरी है कि लखोडेर मुआशी मंडी ना सिर्फ लखोडेर मुआशी मंडी बल्कि दूसरी जितनी भी शहर में 12 आर्जी मंडियाँ कायम की गई हैं और एक शाहपुर कांजरा मुआशी मंडी है। तमाम मंडियों में जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। जो छोटा जानवर है तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपया महंगा, इसके अलावा जो बड़ा जानवर है वो 50 हज़ार से 1 लाख रुपया महंगा हुआ है। तो जब खरीदारी की बात की जाए, जब हमारी खरीदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर भी कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जानवरों के क्या रेट्स है। चाचा जी मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप जानवर खरीदने आए हैं तो मंडी तेज़ है या कैसी है? कौन सा जानवर खरीदने आए हैं आप? भाई इधर मंडी तेज क्या है, इधर गाहक ही नहीं है, मंडी तेज कोई नहीं है इधर। वो गाहक आएगा तो मंडी तेज होगी ना, गाहक ही नहीं है तो मंडी तेज कैसे होगी? व्यापारी परेशान है और गाहक ही नहीं है। शाम को वो बेचारे इतनी दूर से आए हैं, सादकाबाद रीवियार खां ये वो,
ते इधर गाहक ही नहीं आता, चिकड़ बहुत है भाई जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, यहाँ पर और व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। और यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है वो तो हमने बताया ही है। सर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो खरीदार हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर आपके जो जानवर लेकर आए हैं, कितने बिक गए हैं, कितने रह गए हैं? भाई उदन तो 5-6 बेचे ने, 5-6 दिन हो गए आए हैं। चिक्कर ही बड़ा, गाहक अगे आंदा नहीं। एक दिन लाइट चला देंगे ने, पानी खलोता होंदा उनदी वजह तो चलाते ही नहीं। एक तेल पा जाता, दूजा रात नूं आके कढ़ लेंदा। ये इंतजामी मसाइल हैं जी। ये व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर जो इंतजामिया है उनकी जानिब से। ठीक है जी हसनैन, थैंक यू सो मच। हालात आपने देखे लखुडेर मवेशी मंडी में क्या है, जा बजा कीचड़, गंदगी, पानी, और व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि 5-6 दिन से वो यहाँ पर मौजूद हैं और हार्डली 5-6 जानवर ही वो बेच चुके हैं। अब जिन लोगों ने घर बैठ के मंडी के ये हालात देख लिए हैं, लोग कैसे जाएंगे इतनी सारी गंदगी में? आप अपना जानवर भी देखभाल के नहीं खरीद सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपने जानवर खरीदना है तो आपको पूरी मंडी का विजिट करना पड़ता है। इन हालात में कौन जाएगा और कौन मंडी का विजिट करेगा? तो इंतजामिया को इसकी तरफ जरूर तवज्जो देनी है ताकि खरीदारों के साथ साथ व्यापारियों के मसाइल भी हल हो सके। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।